चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा एक और चैप्टर का क्विक रिवीजन। जिस चैप्टर का नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग। देखो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर में था क्या। कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर में हम लोग को क्या पढ़ना था, ये क्या है। अगर बाई चांस कोई भी एक इंसान को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है या कहीं पे पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके पहले ना वो जरूर चेक करना चाहेगा कि ऐसा बिजनेस करे या ना करे। आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद थोड़ी चेक करेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले वो इवैल्यूएट करेगा क्या ऐसा बिजनेस करने लायक है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा, ये एस्टिमेट करेगा कि इस बिजनेस में खर्चा क्या लगेगा। अगला ये एस्टिमेट करेगा इस बिजनेस में कितना इनकम आएगा, और ताकि आज के दिन पहले से वो एस्टिमेट करके रखे कि इस बिजनेस में उसको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। इसी के लिए हम लोग का ये चैप्टर बना है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये जब वो कैलकुलेशन करेगा तो ये कैलकुलेशन करने के लिए उसके पास कितना टेक्निक्स अवेलेबल है। कुल मिलाकर 6। जो 6 मेन टेक्निक है जिसके द्वारा ये डिसाइड करेगा कि एक बिजनेस प्रोजेक्ट करे या फिर ना करे। देखो कुछ का नाम है मॉडर्न टेक्निक्स, आजकल के जमाने का। कुछ का नाम है ट्रेडिशनल यानी पुराने जमाने का। जो नए जमाने का टेक्निक्स है उसके अंदर में एक वर्ड आता है एनपीवी। तुम लोग फुल फॉर्म भूल चुका होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लिखते चलेगा, तुम लोग को तो लिखने की जरूरत है, तुम लोग को लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगले वाले का नाम है पीआई, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट वाला है आईआरआर, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगला है डिस्काउंटेड पेबैक। और ट्रेडिशनल के अंदर में खाली 2 है, एक है पेबैक पीरियड और एक और का नाम है एआरआर। एआरआर का मतलब होता है एवरेज या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक। तुम लोग बोलेगा ये सारा मॉडर्न क्यों है, ये सब पुराने जमाने का क्यों है। मॉडर्न इसलिए क्योंकि ये सारा का सारा मेथड क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। और ये पुराने जमाने का क्यों है, कारण क्या, ये दोनों मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। एग्जाम के अंदर में दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, ये वाला भी पूछता है, ये वाला भी पूछता है, तो हम लोग दोनों तरह का मेथड को जानेंगे। अब जो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनपीवी पीआई के साथ। ठीक, देखो पहला बात मेरा एनपीवी क्या है, एनपीवी क्या है ये सब भाड़ में ऊपर में पहले जानते हैं। देखो सबसे पहले मेरा कोई भी इन्वेस्टर है वो एस्टिमेट करेगा कि जब ये बिजनेस शुरू करेगा तो उस समय खर्चा क्या लगेगा। और एक बात बोले तुम लोगों को ना, पहले एक टाइमलाइन समझना जरूरी है। पता है आज के दिन को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। आज के दिन को हम लोग हमेशा बोलते हैं टाइम पीरियड 0। तो आज का दिन है टाइम पीरियड 0। आज से 1 साल बाद है टाइम पीरियड 1। आज से 2 साल बाद है टाइम पीरियड 2। आज से 3 साल बाद है टाइम पीरियड 3, 4, 5 और इस तरीका से चलता रहेगा। यानी आज के दिन को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड 0। अब मान लो मेरा ना कंपनी एस्टिमेट किया पर्टिकुलर्स टाइम पीरियड, एक वर्ड आएगा पीवी फैक्टर, ये क्या आएगा ये हम बताएगा, एट द रेट समथिंग अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। पूरे चैप्टर में बस खाली ये 5 कॉलम बनना है। सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले इनकम नहीं आता है, पहले खर्चा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग का एस्टिमेट किया गया कि कैश आउटफ्लो आज के दिन, आज के दिन टाइम पीरियड 0 में कितना है, मान लो 100 रुपया, सब रुपीज इन लाख चल रहा है। अगला ये एस्टिमेट किया कि इससे इनकम क्या क्या आने वाला है, तो कैश इनफ्लो आएगा मान लो 4 साल, टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4। कितना आएगा, मान लो 25, अगला आएगा 30, अगला आएगा 40, अगला आएगा 45। ठीक। मेरे को ये डिसाइड करना है क्या ऐसा प्रोजेक्ट हम करें या फिर ना करें। अब एक तरीका क्या है, हम लोग देखें आज के दिन 100 गया, पहला साल 25 आया, नेक्स्ट ईयर 30 मिला के 55, 40 मिला के 95 प्लस 1 प्लस 45 140, 100 गया 140 आया, वेरी गुड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। गलत। जब भी कभी कंपेयर करना है तुम लोग सोचो ना, और हम आज के दिन तुम लोग से 100 रुपया ले और हम बोले आज से 1 साल बाद तुम लोगों में 101 रुपया देगा, तो क्या 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सोचो ये 100 रुपए का वैल्यू आज से 1 साल बाद 101 की थोड़ी होगा। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो कम से कम इसका वैल्यू 110 रुपया होगा। पर अगर तुम लोगों को पकड़ा है 101 रुपया, तो तुम लोग तो बोलेगा क्या बकवास चल रहा है, 100 लेके 101 दे रहे हैं, ये भी आप ही रखिए, हमको नहीं चाहिए, और हम रख भी लेगा। तो इस केस में हुआ क्या, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तुम लोग को सेम डे पे लाके कंपेयर करना पड़ता है कि कितना कैश गया कितना कैश आया।
तो ये जो वैल्यूज है ये क्वेश्चन देगा। अब ये सबका ना मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एक ही दिन पे लाना है। प्रेजेंट माने आज के दिन का वैल्यू, और आज के दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड जीरो। अब देखो टाइम पीरियड जीरो में 100 गया, तो टाइम पीरियड जीरो में उसका वैल्यू 100 रुपया रहेगा। तो बताइए यहां पे क्या बन जाएगा, पीवी फैक्टर 1। अब मेरा क्वेश्चन उठता है पीवी फैक्टर एट द रेट का मतलब क्या, पता है हम लोग यहां पे लिखते हैं मेरा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी मेरा इन्वेस्टर का कितना इच्छा है रिटर्न कमाने का, मान लो वो है 10%। मेरे को करना क्या है, मेरे को कैलकुलेट करना है 1 रुपया अगर टाइम पीरियड जीरो में आए तो आज के दिन वैल्यू 1 ही रुपया है। अगर 1 रुपया 1 साल बाद आए तो उसका वैल्यू आज क्या, अगर 1 रुपया 2 साल बाद आए उसका वैल्यू क्या, 1 रुपया 3 साल बाद आए वैल्यू क्या, 1 रुपया 4 साल बाद आए वैल्यू क्या। ये आएगा 1 का वैल्यू, तो जितना रुपया मल्टीप्लाई कर क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। अब पता है ये कैलकुलेशन होता कैसे है, जहां तक तुम लोग एग्जाम में ये पीवी फैक्टर देगा, स्टिल अगर ना दे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेटर लेना अपने हाथों में। एक बार प्लीज सबको एक बार कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेशन कैसे करेगा बताए। देखो रेट क्या है 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100। 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है, एक बार जरा कैलकुलेटर में करना, 0.1। 10 बाय 100 0.1 में 1 जोड़ दो, ये क्या है 1.1। अब कैलकुलेटर में हम लोग क्या लिखेंगे 1.1, चलो जरा लिखें 1.1 लिखे। अब करेंगे डिवाइड 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 डिवाइड, मारना इक्वल टू, ठीक। कुछ लोग के कैलकुलेटर में आ गया होगा 1, किसी के 1 है। क्या है पहला नंबर 0.90909090909090। ये क्या है, अगर 1 साल बाद 1 रुपया मिले तो प्रेजेंट में उसका वैल्यू क्या होगा 0.909099, इसलिए बना दिए 1, राउंड ऑफ कर दिए, ठीक। यह है 1 साल बाद का। एक और इक्वल टू मारना कितना आएगा 0.8264। इसका मतलब क्या, जो 2 साल बाद 1 रुपया मिले उसका आज के दिन वैल्यू क्या। एक और इक्वल टू मारना 0.7513, एक और इक्वल टू 0.6830। तो देखो ये सारा का सारा आया है 1 रुपए का वैल्यू, पर एक्चुअल में तो इतना इतना रुपया का आना जाना चला था ना, तो जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, 1 × 100 क्या होता है 100 नॉर्मल। अब जरा ये मल्टीप्लाई करें 0.9091 कितना 24.7, 24 का है, 22 है ना, 22 आ रहा है ना, 22.73 कर देते हैं, 2 डेसिमल ले लेते हैं। मेरा अगला वाला आने वाला है 24.79। मेरा नेक्स्ट वाला आने वाला है 30.05, 30.05 ना। मेरा लास्ट वाला आने वाला है, ठीक है 7374 चलेगा। तो देखो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जैसे ही चारों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एक बार जरा चारों को ऐड करके देखिए कितना आ जाएगा, $108.3। तो देखो मेरा कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है 108, कैश आउटफ्लो का है 100। तो देखो कैश इनफ्लो ज्यादा आ रहा है ना आउटफ्लो से, तो ये मेरे लिए अच्छा बात है। तो एनपीवी क्या होता है बी माइनस ए, यानी कितना कैश आ रहा है माइनस कितना कैश जा रहा है। तो बताइए कितना आ जाएगा 8.3। सिंस मेरा एनपीवी पॉजिटिव आया ना तो मेरे को एक्सेप्ट करना है, अगर बाई चांस एनपीवी माइनस आता ना तो रिजेक्ट करते। तो देखो पहला बात, एनपीवी क्या है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, एक्स एनपीवी। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया है एक्सेप्ट कर, अगर एनपीवी नेगेटिव आया है रिजेक्ट कर। तो यहां पे करना है एक्सेप्ट, यहां पे करेंगे रिजेक्ट। अब मेरे को पूछने एक अच्छा क्वेश्चन, अगर बाई चांस एनपीवी एग्जैक्ट 0 आ जाए क्या करे, क्यों एक्सेप्ट। जितना इसका डिजायर था ना 10% कमाने का, ये एग्जैक्ट उतना कमा लिया, यानी यहां पर भी क्या करेंगे एक्सेप्ट, ठीक। अब मेरे को ना तुम लोग एक आंसर दो, मान लो एक प्रोजेक्ट में है 8.3, एक और प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर में आता है 80.3। तो बताओ 8.3 वाला और 80.3 में कौन बेटर। तुम लोग क्या चाहेगा कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में जो एनपीवी आ रहा है
वो कम से कम रहे या ज्यादा से ज्यादा रहे? यानी कौन सा बेटर रहेगा? जिसका 80.3 है। तो ये था एनपीवी, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पता है एक और वर्ड होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मेरा अगला क्वेश्चन होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? जैसे ये बी माइनस ए था ना, तुम लोग रिवाइज कर क्या है, क्या बोल रहे हो? वो सब पुराने जमाने का याद आ रहा है। ये बी माइनस ए है ना, देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बी डिवाइडेड बाय ए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक और नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। क्वेश्चन उठता है ये कितना आएगा? देखो बी है 108.3 डिवाइडेड बाय 100, पता है कितना आ जाएगा? 1.083। ये क्या इंडिकेट करता है कि हर 1 रुपए के कैश आउटफ्लो करके कितना कैश इनफ्लो आ रहा है। हर 1 रुपया खर्चा करके 1.08 आ रहा है तो ज्यादा है ना, एक्सेप्ट कर लो। अगर 1 रुपया खर्चा करके 0.9 आता, 1 रुपया खर्चा करके खाली 90 पैसा आता तो रिजेक्ट कर दो, और अगर 1 रुपया खर्चा करके एग्जैक्ट 1 आया तब भी एक्सेप्ट कर लो। तो देखो मेरा अगला क्या है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कहां गया, ये रहा। फॉर्मूला क्या? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। मोर देन 1 है एक्सेप्ट कर, लेस देन 1 है रिजेक्ट कर, इक्वल टू 1 है एक्सेप्ट कर। क्लियर है यहां तक? तो पहला आया एनपीवी, अगला आया पीआई। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होता है? ये 10%। पता है 10% को हम लोग क्या नाम दिए थे? डीआरआर। कोई बताएगा डीआरआर? डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाएगा? आइदर बोलेगा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या बोलेगा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम रिटर्न क्या कमाना है, या बोलेगा कट ऑफ रेट। तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते तो होता है ना कट ऑफ, जिसका ये कट ऑफ को पार किया एक्सेप्ट कर, बाकी रिजेक्ट, तो ये क्या है? कट ऑफ रेट। ये इसका एक और नाम है हर्डल रेट। हर्डल का मतलब क्या? रुकावट। तो ये रुकावट है, जो इस रुकावट को पार किया एक्सेप्ट होगा, जो रुकावट के अंदर रह गया रिजेक्ट होगा। अगला है थ्रेशोल्ड रेट, या एक और नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो हम लोग वैक कैलकुलेट करते थे ना, वैक, एक सेकेंड, वैक जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, एग्जैक्ट वही आता है हमारा वो परसेंटेज बन के। क्लियर है यहां तक? मेरा अगला बात, अब अगला क्वेश्चन उठता है जो हम लोग कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो लिखते हैं होता क्या है? बस 10 मिनट बेसिक बैकग्राउंड देंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो कैश आउटफ्लो लिखते हैं, जो कैश इनफ्लो लिखते हैं, उसके अंदर में क्या क्या आता है? देखो क्या क्या आता है, सिंपल सा बात। कोई भी बिजनेस करना है, मेरे को चाहिए पैसा। एक बार पैसा आ गया, मेरे को पैसा लगाना है। क्वेश्चन उठता है कहां लगाएंगे? इमेजिन करना बैलेंस शीट के असेट साइड को। असेट साइड में पता है, बताओ क्या क्या आता है असेट साइड में? पहला फिक्स असेट, अगला करेंट असेट। दो ही तो जगह रुपया लगाएंगे। यानी मेरा जितना खर्चा लगेगा पहला लगेगा फिक्स असेट में। तुम लोग बताओ फिक्स असेट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो मेरा पहला खर्चा लगेगा फिक्स असेट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगला मेरा खर्चा लगने वाला है करंट असेट के अंदर में। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को बोलते थे वर्किंग कैपिटल, यानी कुछ पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वर्किंग कैपिटल में। यानी मान लो इधर में लगेगा 80 लाख, इधर में लगेगा 20 लाख, कुल मिला के 100 लाख का कैश आउटफ्लो होगा। हटाओ ना, मेरे को देखो। मेरा पहला फिक्स एसेट जहां पर आप लोग बैठे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब मेरे को खर्चा करना पड़ा। अगला मेरा कुछ कुछ खर्चा ब्लॉक हुआ है करंट एसेट में। करंट एसेट में आता है स्टॉक। पता है ये सारा का सारा स्टॉक मेरा पड़ा रहता है, जो अलमीरा खोल के देखना देख लो। तो शुरू पहला दिन जब पढ़ाना शुरू किए, फिक्स एसेट का खर्चा लगा, अगला करंट एसेट का खर्चा लगा ना। अब एक बार खर्चा कर दिया, अब हम हर साल कमाने वाले हैं। अब हर साल कमाएंगे, लेट्स से मेरा टाइम पीरियड हम एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अब हर साल इनकम कहां से आएगा? आप लोगों से, रेवेन्यू या फिर सेल, जो आप थोड़ा बहुत प्यार से देकर जाते हैं, थोड़ा बहुत। अब उसके बाद मेरा हर साल कुछ खर्चा लग जाता है। क्या खर्चा लगता है? मटेरियल कॉस्ट, बुक बांटो। अगला वेजेस का कॉस्ट, जो बाहर में इतने सीनियर मैनेजर आपकी सेवा के लिए हरदम हाजिर रहते हैं। मेरा अगला क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, जो तुम लोग इतना एसी ऑन ऑफ करवाता है। अगला खर्चा लगता है पार्टी कॉस्ट, जो तुम लोगों को इतना जी दिल खोल के पार्टी दिया है आज तक। अगला मेरा कॉस्ट लगता है रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। सुजीत आता है, कितना सारा मेरा बेंच तोड़ तोड़ के जाता है डेली, उसको ठीक कराने का कॉस्ट, एग्जांपल है। अगला माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। अगला माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो मिलेगा ईबीटी। बताओ ईबीटी से क्या माइनस करेंगे? टैक्स क्या मिलेगा? पता है ईएटी में मेरे को वापस से एक चीज जोड़ना पड़ेगा।
ये सारे कॉस्ट में देख के बताओ तो किसके अंदर में कैश नहीं गया था, पर अब माइनस तो कर दिया। माइनस नहीं करना चाहिए था, स्टिल कर दिया। कारण क्या, ताकि प्रॉफिट मिले जिस पे टैक्स निकाले। परसेंस इसमें कैश नहीं गया, इसलिए हम लोग वापस इसको ऐड बैक कर देंगे। कारण क्या, मेरे को निकालना क्या कितना कैश आ रहा है। और याद करना ना, कैश फ्लो में प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़ते थे ना, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़े। अब देखो, जो हर साल मेरा कैश आ रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू कैश इनफ्लो। आज जिस दिन पढ़ाना छोड़ेंगे उस दिन इस जगह का क्या करेंगे, बेच देंगे। आज जिस दिन पढ़ाना छोड़ेंगे उस दिन जितना बुक्स पढ़ा रह गया उसका क्या करेंगे, रद्दी वाले को बुलाकर बेच देंगे। यानी आखिरी साल, पता है आखिरी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। आखिरी साल भी कैश आएगा, एक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसका स्क्रैप आएगा, और जितना मेरा पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हुआ था ये वापस से रिलीज हो जाएगा। यानी शॉर्ट, शुरू में करना पड़ा दो खर्चा, तुम लोग मेरे को बिना देखे बताएगा। वो दो खर्चा क्या क्या था, पहला अगला फिक्स एसेट को हम लोग क्या नाम दिए थे, कौन सा एक्सपेंडिचर, ये क्या था, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, ये हो गया कैश आउटफ्लो। और सारा कैश आउटफ्लो कब होता है, आज। आज का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड 0। अब मेरा हर साल आने वाला है कैश, बताओ जो हर साल कैश आएगा उसका नाम क्या होता है, टर्मिनल या रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आएगा, सेल माइनस सारा कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ईबीटी आएगा माइनस टैक्स सीएटी, वापस ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब जो शुरू में दो चीज का खर्चा हुआ था लास्ट ईयर वापस मिलेगा, एक स्क्रैप मिलेगा, अगला रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा। पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो सिंपल बात है, शुरू में दो खर्चा हुआ, लास्ट में दो आएगा, इस बीच में कमाकर निकल जाए। डन। अब हम चाहेगा ना, तुम लोग मेरे को एक कैलकुलेशन करके बताओ, ये वाला रेवेन्यू कैश इनफ्लो निकालना है। अभी हम जस्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेल माइनस बहुत सारा खर्चा करके, एक बार फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ। हम भी करें, हम तो कर लिए, बिना कैलकुलेटर टच किए कर लिए। कितना, पहला बोली लगा है 29,000 का, 29,000 का बोली ही लग रहा है, इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहेगा, लगा लो बोली, लगा लो बोली खाना मैम। अग्नि बोलता है क्यों, कैसे, ठीक है तुम कैलकुलेट में कैलकुलेट करके हमको ऐसे इशारा कर दो। बोलिए खाना मैम। चीनी, चीनी कौन है, चीनी, वो चिली, चिली है, एक है ना जिसका नाम चिली शॉ। देखो, सेल वैल्यू 1 लाख, माइनस कर दिए मटेरियल, माइनस कर दिए वेजेस, माइनस कर दिए अदर कैश एक्सपेंस। अब एक बार का डेप्रिसिएशन मेरे को माइनस करना पड़ेगा, कारण क्या है, उसी प्रॉफिट में हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस किए डेप्रिसिएशन, क्या मिला, ईबीटी। एक बार बताओ ना, ईबीटी कितना आएगा, ये आएगा 20,000, माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, 20,000 का 30% होता है 6,000, यानी पता है ईएटी कितना आएगा, 14,000। पर ध्यान देना, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए जो नहीं करना चाहिए था, तो वापस से ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन, 15,000 कितना हो जाएगा, 29,000। डन, बोलिए डन। चलो अगला बात, रोल ऑफ डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, इवन तो इसमें कैश नहीं जाता, पर डेप्रिसिएशन के आने की वजह से टैक्स बचता है, यही कारण है डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है। अगला क्वेश्चन उठता है, इसका कैलकुलेशन होगा कैसे, तुम लोगों को बचपन से आता है, बताए कैसे। जितना फिक्स एसेट का वैल्यू है माइनस करते हैं, स्क्रैप डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ या फिर नंबर ऑफ ईयर से। इसके अलावा मेथड में क्या हो सकता है, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, या एक होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड।
जनरली सम ऑफ योर डिजिट मेथड एग्जाम में नहीं आता। अगला, अब अगर बाई चांस देखो ये तुम लोग आंसर देगा क्या, और मान लो डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के हिसाब से 20% और इनकम टैक्स में 25%। मान लो दिया हुआ है 20 और 25%, तुम लोग बताओ तुम लोग क्या लेगा? 20 लेगा या 25 लेगा? 20 या 25? 20 या 25? सुजीत कुछ सोच रहा है। मतलब अगर बाई चांस प्रॉफिट दे दिया तब पहले एड बैक करेंगे 20 लेस करेंगे 25, पर मान लो ऐसे ही कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो माइनस कौन सा करेंगे? 25% वाला। यानी इनकम टैक्स वाला। कारण क्या? डेप्रिसिएशन का एकमात्र पर्पस क्या है? टैक्स बचाना। तो डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा एज पर आईटी रूल्स। डन। ये हुआ एक बात। अब करते हैं एक आखिरी बात, रोल ऑफ टैक्सेशन। टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में ना दे इग्नोर मार दो, पर टैक्स अगर ना दे पर एक हिंट दिया हुआ है टैक्स तो लगता है, तुम लोग पूछेगा कितना लगता है, नहीं पता, पर वापस बोलेगा टैक्स तो लगता है। अगर बाई चांस वो खोचा कर रहा है टैक्स तो लगता है, टैक्स तो लगता है, टैक्स तो लगता है, पर ये ना बताए कितना लगता है, तुम लोग बताओ टैक्स रेट क्या मानेगा? 50% टैक्स दे देगी, लूटना है कंपनी को। रियलिस्टिक बात करना, जनरली क्या करना चाहिए कि वैसे 50 मान सकते हैं नीचे नोट देके, पर 30% बेस्ट होता है। 30% टैक्स रेट अज्यूम करेंगे नीचे में नोट देकर। अब हम चाहेगा ना एक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे साथ में। देखो, कभी कभी कोई मशीन को जब बेचते हैं तो बेचने के बाद पैसा मिलता है, पर भाई जिस दिन मशीन को बेचे हैं उस दिन उसका WDV कुछ और होगा, बेचेंगे कुछ और। यानी हो सकता है आइदर गेन आए या फिर लॉस आए। अगर बाई चांस कैपिटल गेन आया तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो मेरे को निकालना क्या है, वो टैक्स का वैल्यू क्या रहेगा। एक बार जरा इलू के साथ देखते हैं, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। फिक्स एसेट परचेज किए 5 लाख, मेरा डेप्रिसिएशन रेट है 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, और स्क्रैप रियलाइजेशन है 5 साल बाद इतना एंड इतना, टैक्स रेट दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है टर्मिनल कैश इनको क्या। सब हटाओ, तुम लोग खाली मेरे को एक चीज कैलकुलेट करके बताओ, जब 5 साल बाद मशीन को बेचेंगे तो जो 5 लाख रुपए का असेट था ना, 10% डेप्रिशिएट होते 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 5 साल बाद उसका वैल्यू क्या बनेगा। एक बार हम चाहेगा ना उतना तुम लोग जरा कैलकुलेट करके बताओ। आई डोंट नो। मेरा फिक्स एसेट का वैल्यू है 5 लाख। पहला साल 10% माइनस किए तो बचेगा 4.5 लाख। सेकेंड ईयर में 10% और माइनस किए, बचेगा 4,05,000। तीसरा साल 10% और माइनस किए, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, बताना 5वां साल के एंड में वैल्यू कितना आएगा? 295। क्या श्रेया खाना मैम, इससे गला हो क्या हो गया? अच्छा तुम तो वैसे किया कैसे, एक मेरे को एक बात बताओ। इंटू 0.9 करते हुए चला था कि कैसे किया था? मतलब कैलकुलेटर में क्या किया, 5 लाख माइनस 10%, फिर जो वैल्यू है माइनस 10%, दोनों तरीका चलेगा। एक बार खाना मैम को बताओ कैसे करना है। एक्चुअली खाना मैम का ना तबियत खराब है, मुझे बहुत अच्छा फटाफट कैलकुलेट करती है। सुनो, तुम्हारा तबियत खराब है, कॉफी मंगवा दे। WDV कितना आएगा? 5 लाख था। पहला साल 10% गया तो 100 में 10 गया, मतलब क्या बचेगा? 90%। तो पहला साल के एंड में आया इतना वैल्यू। सेकेंड ईयर में इसका 0.9 हो जाएगा, थर्ड ईयर में इसका 0.9 हो जाएगा, फोर्थ ईयर में इसका 0.9, फिफ्थ ईयर में इसका 0.9। ये वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करके बताया था 295,245। यानी 5 साल बाद इसका वैल्यू है इतना, पर भैया बेचे कितना में है? 3.5 लाख में। इतने रुपए की चीज को अगर 3.5 लाख में बेचेंगे, तुम लोग बताओ यहां पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? गेन आया लॉस आया? जिसका वैल्यू खाली 295 है, बेचे हैं 3,50,000 में, यानी गेन आएगा। कितना आएगा जरा बताओ कैपिटल गेन? 3.5 लाख माइनस 295,245 आने वाला है
54,755। अब बताए जैसे ही गेन आएगा मेरे को देना पड़ेगा टैक्स। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है टैक्स रेट क्या दिया हुआ है 30%, यानी जितना का गेन आया था उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर कैलकुलेट करें टैक्स ऑन कैपिटल गेन 1426.52, ठीक है 26, ठीक। यानी पता है आखिरी साल में हुआ क्या, आखिरी साल में रुपया मिला है 3.5 लाख, पर जैसे ही 3.5 लाख मिला तुरंत आया कैपिटल गेन, जिसमें देना पड़ गया टैक्स। यानी मिला है 3.5 लाख पर थोड़ा टैक्स लग गया, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा टैक्स 16426। यानी पता है मेरा नेट में हाथ में क्या बचेगा 573 या 4। यानी मेरा आखिरी साल में कैश इनफ्लो कितना आ जाएगा, इतना रुपया मिला 3.5 लाख पर गेन आया जिसपे टैक्स देकर मेरा थोड़ा कम हो जाएगा पैसा, तो मेरा नेट में बचेगा इतना रुपया, ठीक। तो ये हम लोग बहुत विस्तार में बात किए एनपीवी एंड पीआई। बस लास्ट में मेरे को एनपीवी का फॉर्मूला बताओ क्या था, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई का क्या था, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। जिसका एनपीवी ज्यादा वो अच्छा, जिसका पीआई ज्यादा वो अच्छा। नॉर्मल बात है यहां तक। अब हम लोग अगला बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ को बाद में। अब आप बात करते हैं पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक का। दो और मेथड हम लोग कवर करने वाले हैं। पेबैक पीरियड लल्लू मेथड है, क्या है, ये पता है जैसे मूवीज में आता है ना, हॉरर मूवीज में जैसे वो भूतनी लोग बात करती है वैसे बात नहीं करिए, नहीं पता। मेरा पेबैक पीरियड, तो माइक में कुछ बोल के सुनेगी। मेरा पेबैक पीरियड कौन सा मेथड है, लल्लू मेथड। कारण क्या है, पहला बात ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता था, जो पीवी फैक्टर एट द रेट लिखते थे ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी था कि 1 रुपए का आज के दिन वैल्यू क्या, 2 रुपए का आज के दिन वैल्यू क्या। ये भैया ये सब बात को इग्नोर करता है, इसको कोई मतलब नहीं है। पेबैक पीरियड पुराने जमानों का बुजुर्गों का मेथड है, बस करेक्ट। आज के दिन खर्चा हुआ वो जानेगा, बताओ कितने साल में वापस पैसा आ जाएगा। यानी मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, प्रोजेक्ट ए में आज के दिन 1 लाख लग गया, 1 साल बाद मिला 60,000, 2 साल बाद मिला 40,000, और तो देखो 1 लाख वापस आ गया ना, कितना साल में आया, तो पेबैक पीरियड क्या है 2 साल, ठीक। यानी ये अंशों से पता चलेगा क्या है। एक काम करेगा, मेरे को प्रोजेक्ट बी का देखकर बताओ। पहला साल में आया 20, अगले में 30 और आया, मिलाकर 20 और 30 मिलाकर 50, तीसरा साल में 20 और आया मिलाकर 70। अब लोचा ये कि यहां पर आया है 70,000, टोटल में 1 लाख चाहिए था, 3 साल में आया 70,000, और जैसे इसको जोड़ेंगे 1,20,000 हो जाएगा। यानी पता है हुआ क्या, 3 साल तो पूरा लगा, 4th ईयर के कुछ टाइम पीरियड के अंदर में मेरा पैसा आ गया। तो पता है यहां पे इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे, 3 साल लगा पूरा, 70,000 आया। अब देखो 1 लाख में से 70,000 ऑलरेडी आ गया, तो 4th ईयर में आने के लिए कितना बचा, 30,000, पर आया कितना था 50,000, तो 30,000 चाहिए, डिवाइडेड बाय आया है 50,000, एक बार 30 बाय 50 करो कितना आ जाएगा 0.6, यानी 3 साल पूरा लगा, 4th ईयर पूरा नहीं लगा, खाली 0.6 ईयर लगा, तो पता है क्या आ जाएगा 3.6 ईयर। तुम लोग एक मिनट लिए कैलकुलेट करके बताएगा। मान लो कैश आउटफ्लो है 50,000, पहला साल में आया 10, अगला में आया 15, अगला में आया 15 और यहां पे 30। एक बार जरा कैलकुलेट करके बताएगा पेबैक पीरियड क्या आएगा, थ्री पॉइंट 10 + 15 25 + 15 40, यहां तो 50 चाहिए था, 40 आ गया, मतलब 3 साल पूरा लगा। अब 4th ईयर में कितना चाहिए, 50 - 40 मतलब ओनली 10, पर आया कितना है 30, तो 10 डिवाइडेड बाय 30.33, यानी 3 साल पूरा लगा, 4th ईयर का 0.33 लगा, तो पेबैक पीरियड 3.33।
ये मेथड का नाम क्या है? पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड, तुम लोग बताओ, एक प्रोजेक्ट में पैसा आ रहा है 2 ही साल में और एक प्रोजेक्ट में आने लग रहा है 3.6 ईयर। बताओ तुम लोग कौन सा प्रोजेक्ट को प्रेफर करेगा? जिसका पे बैक पीरियड कम रहे या ज्यादा रहे? कम रहे या ज्यादा रहे? कम रहे। यानी एनपीवी जिसका ज्यादा वो अच्छा, पीआई जिसका ज्यादा वो अच्छा, और पेबैक मतलब जिसका जल्दी से जल्दी पैसा है वो अच्छा। ठीक। पेबैक पीरियड के साथ हम एक और मेथड बताने वाले हैं, डिस्काउंटेड पेबैक। पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक में कोई फर्क नहीं है, खाली एक फर्क है। देखो यहां पे क्या आ गया, डिस्काउंटेड पेबैक मतलब टाइम वैल्यू को कंसिडर करना है, और अगर टाइम वैल्यू को कंसिडर करना है तो एक पीवी फैक्टर @ 10% लेट से आया। तुम लोग ने मेरे को कैलकुलेट करके अपने बताएगा, ठीक है। एक बार बी गया भाड़ में, कहां गया यार को, ए गया भाड़ में, बी को करते हैं। 50 70 1 20, 50 70 1 20 नहीं, 10% लोग फटाक से कैलकुलेट कर लेगा। 5%। पहला पीवी फैक्टर @ 5%, टाइम पीरियड 0 में हमेशा रहेगा 1। तुम लोग क्या मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बताएगा ये चारों साल में कितना आएगा? पहले बताओ, 5/100 0.05 में 1 जोड़ दे 1.05, कैलकुलेट मेरे को 1.05 डिवाइड इक्वल टू क्या आएगा? $9524 आ रहा है ना, 1.00 नहीं 1.05 है ना। 5/100 0.05 में 1.05। पहला वाला कितना आएगा? पॉइंट, एक और इक्वल टू, एक और इक्वल टू, एक और इक्वल टू। तो देखो ये आया पीवी फैक्टर। मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट के साथ, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो पहला वाला तो 1 लाख इंटू 1 होता है 1 लाख। कैश आउटफ्लो आ गया। कैश आउट इनफ्लो कितना आएगा? 20,000 इंटू 0.9524। अगला वाला आएगा 27,210। अगला वाला आने वाला है 17,276। लास्ट वाला आने वाला है, सही है ना यहां तक? अब देखो, अगर पेबैक पीरियड देखते तो हम लोग ना अमाउंट वाले कॉलम को देखते। 1 लाख गया कितने साल में आएगा? अगर डिस्काउंटेड पेबैक में करना है वहां पे भी सेम कैलकुलेशन करना है, पर पता है यहां पे हम लोग अमाउंट वाले कॉलम को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम को। और इसके लिए ना अंकियों से नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखो शुरू में गया 1 लाख, पहला साल में आया 19048, कैलकुलेटर में लिखते हैं 19048, पर हमको तो 1 लाख तक पहुंचना है। सेकेंड ईयर में 27,210 और आया, ऐड कर दो, मिलाकर आया 46258। थर्ड ईयर में 17276 और आया, ऐड कर दो, मिलाकर कितना आया? 63534। पर टोटल तो 1 लाख चाहिए था, यानी 3 साल लग गया है पूरा। आया कितना है? 63534। टोटल में चाहिए था 1 लाख, पर आया है 63534। तो बताओ फोर्थ ईयर के लिए और कितना बचा? 1 लाख माइनस 63534, बताओ कितना आएगा ये? 36। यानी फोर्थ ईयर में चाहिए 36466, पर फोर्थ ईयर में आया कितना है? 41135। एक बार कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा? जाएगा 0.89, तो क्या आएगा? 3.89 है। यानी तरीका सेम है, खाली पेबैक के अंदर में अमाउंट वाले कॉलम को देखते थे, डिस्काउंटेड पेबैक में अमाउंट वाले कॉलम को नहीं देखते, प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम को देखते हैं। तो हम लोग देखो 4 मेथड कर लिए, एनपीवी, पीआई, पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक। अब एक और मेथड बताते हैं एआरआर, फिर करते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। मेरा अगला मेथड का नाम है एआरआर और डिस्काउंटेड पेबैक। यहां पे वही सेम चीज समझाया है। अमाउंट को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, बाद में देखेंगे कितने साल में पैसा आया। मेरा अगला है एआरआर। एक कोई गेस करेगा एआरआर का फुल फॉर्म क्या? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसका एक और नाम क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मेमोरी तुम लोग ठीक है।
तुम लोग देख के बताया, मुझे पूर्ण विश्वास है ये लोग वैसे नहीं है। चलो मेरा अगला है अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखो नाम है अकाउंटिंग। लोचा ये कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सबसे रद्दी मेथड है। तुम लोग ध्यान दिया, मेरा हर एक मेथड के अंदर में कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो बोलता था, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो। पर इसको ना कैश से मतलब ही नहीं है। इसको मतलब क्या है, जो मेरा इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में प्रॉफिट बचता है ना, वो ये जानने का कोशिश करता कि ऑन एन एवरेज प्रॉफिट क्या आया। भाई तुम ये जानो कैश कितना आया, उसको कैश से मतलब नहीं है, प्रॉफिट कितना आया। अकाउंटेंट लोग है तो ये हम लोग निकालेंगे क्या, मान लो टाइम पीरियड 1 2 3 4 में मेरा हर साल नेट प्रॉफिट आया था 15 25 30 40। निकालेंगे क्या, चारों का एवरेज कितना आया। चारों का एवरेज कैसे आएगा, 15 प्लस 25 40 प्लस 30 70 प्लस 40 110 डिवाइडेड बाय 4 27.5। या निकालेंगे ऑन एन एवरेज प्रॉफिट क्या है 27.5 डिवाइडेड बाय शुरू में कितना रुपया लगाकर, मान लो शुरू में लगाए थे 200 रुपया इंटू 100, यानी शुरू में गया कैश आउटफ्लो 200। मेरा हर साल नेट प्रॉफिट क्या आया, ध्यान देना कैश इनफ्लो नहीं है, वर्ड क्या है नेट प्रॉफिट या फिर ईएटी क्या आया। तो एवरेज में नेट प्रॉफिट क्या आया डिवाइडेड बाय शुरू में कितना रुपया लगा के इंटू 100। एक बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.75%। ठीक। तुम लोग के ना सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दो इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे में आइदर लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या एक और तरीका है नीचे में लेते हैं इनिशियल नहीं एवरेज इन्वेस्टमेंट। मेरा क्वेश्चन उठता है एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है। शुरू में कैश गया 200, ये जानो आखिरी साल में बेच के कितना रुपया आया। मान लो आखिरी साल में बेच के मिला 10 रुपया, तो पता है एवरेज क्या हो जाएगा 200 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 105। या मान लो आखिरी साल में बेच के कुछ नहीं आया, तो एवरेज क्या हो जाएगा 200 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 100। तुम लोग एग्जाम में क्या करें, दोनों कर देना, कि कोई भरोसा नहीं है कौन सा सम की आदमी चेक करने वाला है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो इसलिए बेटर है एवरेज ईएटी तो निकालना ही है, डिवाइड करना इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहला अप्रोच, नीचे लिखना ऑल्टरनेटिवली डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। अब तुम लोग से पूछने वाला एक गजब का क्वेश्चन, देखिए कौन है वो जो आंसर देने वाला है। मेरे को लग रहा है खाना मैम देगी। खाना मैम बताओ, खाना मैम। यहां पे चाहिए ईएटी, यहां पे चाहिए ईएटी। अब जब ईएटी चाहिए ना, वो जानबूझ के ईएटी की जगह कुछ और दे देगा। पता है क्या देगा, सेल माइनस दुनिया भर का खर्चा करते थे, मटेरियल वेजेस डेप्रिसिएशन करके ईबीटी आता था, माइनस टैक्स करते थे ईएटी आता था, एडबैक करते थे क्या आता था डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो। अब पता है मेरे को चाहिए ईएटी, वो जानबूझ के ना कैश इनफ्लो देगा। क्या लगता है अगर कैश इनफ्लो दे तुम लोग क्या ईएटी में पहुंच पाएगा। जब ईएटी सॉरी कैश इनफ्लो देगा तुम लोग क्या ईएटी में पहुंच पाएगा, बताओ कैसे। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ऐड करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। यानी देखो ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन था कैश इनफ्लो, तो ईएटी क्या आ जाएगा कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। यानी मान लो मेरा हर साल का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, इसमें अगर माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, मेरे को क्या मिल जाएगा हर साल का ईएटी। और एक बार हर साल का ईएटी आ गया, एवरेज निकाल लो, और उसके बाद जैसे एआरआर कैलकुलेट करना है कर दो, डन। इसी के साथ हमारा 5 मेथड होता है खत्म। अब हम चाहेंगे आप फटाफट कुछ पहले क्वेश्चंस करें। पहला हमारा है इलस्ट्रेशन 1 है लॉलीपॉप, 2 है लॉलीपॉप, 3 है लॉलीपॉप, 4 है लॉलीपॉप। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ 50,000, यानी शुरू में खर्चा हो रहा है 50,000, और मेरा हर साल कैश कितना आने वाला है 12,500 करके 7 साल तक। तो शुरू में 50,000 गया, टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 में हर साल क्या आएगा 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500।
कैलकुलेट करना है ओनली पे बैक। एक बार क्या तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा पे बैक पीरियड कितना आएगा, कैसे निकाला? सीधा 12,500 प्लस अगला साल भी आया 12,500 मतलब 25, अगला साल भी आया 12,500 मतलब 37,500, अगला साल भी आया 12,500 मतलब 50,000, यानी कितना साल लगा? 4। ये आपके स्टडी मैट का पहला क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन। अगला करना क्वेश्चन नंबर 2। वापस से निकालने बोला है पे बैक पीरियड। शुरू में कैश गया 20,000, ठीक है, 1 2 3 4, 4 साल में कैश आया 8,000, 7,000, 4,000, 3,000। आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। तो एग्जाम में अगर ऐसा 5 पार्ट आ जाए मजा नहीं आ जाए? हालांकि एग्जाम में ये 6 नंबर का तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर में आ सकता है, एमसीक्यू में। हाँ एमसीक्यू में आता है। कैलकुलेट करो कितना आया। 8 + 7 15, 15 + 4 19। चाहिए था 20,000 पर 3 साल में 19,000 आया, तो यह 3 साल लग गया है पूरा। 20 में से 19 आ गया, यानी फोर्थ ईयर में चाहिए ओनली 1,000, पर आया कितना है 3,000, यानी पता है कितना आ जाएगा 3.33। 1 मिनट हो रहा है ना? मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 3। पहले लास्ट में देख लो निकालने क्या बोला है, फाइंड आउट द प्रोजेक्ट्स ARR। पहले बताएगा ARR का फॉर्मूला क्या था, एवरेज कैश इनफ्लो था या EAT था? एक क्या था, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एक और तरीका क्या था, एवरेज EAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के लिए इनटू 100। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट विल कॉस्ट रुपीज 40,000, शुरू में लगेगा 40,000। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी एक माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, एक माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, एक माइनस करेंगे टैक्स, तब मेरे को मिलेगा EAT। ओ दिखा हुआ ये EBDIT। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर थ्रू 5 इयर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 12 14 16 20, यानी टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 में EBDIT दिया हुआ है। पहले माइनस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, तो EBIT आएगा, अगला माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो EBT आएगा, अगला माइनस करेंगे टैक्स तो EAT आएगा। तुम लोग एक छोटा सा 4-5 लाइन का टेबल बनाकर ये कैलकुलेशन करना है। समझा क्या करना है? नहीं समझा? नहीं। देखो मेरा 5 साल का टाइम पीरियड 1 2 3 4 5, 5 साल का EBDIT दिया है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000। यहां तक ठीक है? पहले देखो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो पहले माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो EBIT हो जाएगा, अगला माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो EBT हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे टैक्स तो EAT हो जाएगा, और मेरे को निकालना भी तो EAT है। मेरा क्वेश्चन उठता है टैक्स रेट कितना है 50% और डेप्रिसिएशन है 20% ऑन SLM। तो मशीन का वैल्यू 40,000 था, 20% SLM लगाना है, SLM तो इजी होता है, 40,000 का 20% क्या होता है 8,000, SLM मतलब हर साल रहेगा सेम। तुम लोग मेरे को 5 साल का EAT निकाल के बताओ, ट्राई करो ट्राई करो, नहीं है तो 0 है। सुजीत जी बेचारे इंटरेस्ट खोज रहे थे, और अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना बोले तो वो 0 है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 20%, तो 40,000 का 20%, और वो भी SLM है, यानी हर साल आएगा सेम। या जगह EBIT, अब माइनस करना चाहिए इंटरेस्ट, तो भैया जो दिया ही नहीं है मतलब यही EBT बन जाएगा। सही है ना? EBT में माइनस करेंगे टैक्स, तो मेरे को क्या मिलेगा EAT। टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, अरे वाह
ये तो बहुत मस्त है। 2000 में 50% गया, 4000 का 50% गया, क्या मिल जाएगा? E80 जो आने वाला है 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 6000। एक बार क्या तुम लोग मेरे को पांचों साल का एवरेज ईएटी बताएगा? 13500। समझ में नहीं? तुम लोग का ये टेबल बना ना, बन गया ना टेबल? तो देखो मेरा हर साल का ईएटी आया, अब मेरे को एवरेज निकालना है। 1000 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16000, 16000 डिवाइडेड बाय 5, 16000 डिवाइड बाय 5, क्या बोला? 16000 बाय 5 होता है 8%। 16000 डिवाइड बाय 5, मेरा एवरेज ईएटी कितना आ गया? 3200। ठीक, 3200 आया ना? तो एआरआर का एक फॉर्मूला था एवरेज ईएटी 3200 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40000, परसेंटेज के लिए इंटू 100, बताओ कितना? 8%। और एक और तरीका क्या है एआरआर निकालने का? एवरेज ईएटी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज में क्या आएगा? शुरू में 40000 था, पता है पांचों साल का डेप्रिसिएशन मिलाकर बताओ तो कितना आ जाएगा? 40000, यानी शुरू में 40 था, पूरा 40 डेप्रिशिएट हुआ, यानी लास्ट डे वैल्यू हो गया 0। तो एवरेज क्या आएगा? 40000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 20000। तो डिवाइड बाय 20000 इंटू 100, बताओ कितना आ जाएगा? 16%। ठीक है ना? तो पहले हम लोग कैलकुलेट किए पेबैक, अगला हम लोग कैलकुलेट किए हैं एआरआर। अब देखो ये क्वेश्चन ना तुम लोगों का गजब का क्वेश्चन है। एक और का तो देख के तुम लोग डर जाएगा, इतना सारा नंबर, मेरा तो दिल्ली काम जा रहा है। करना क्या? कुछ नहीं होता है। प्रोजेक्ट पी और क्यू आर एनालाइज एंड यू हैव डिटरमाइंड द फॉलोइंग पैरामीटर्स, एडवाइस करो इन्वेस्टर ऑन चॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट। आज यानी सारा नंबर कैलकुलेट करके दे दिया, खाली रैंकिंग दो कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 7 करोड़ 5 करोड़, चलो ठीक है। जिंदगी है 8 साल 10 साल, चलो ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने में लगेगा 3 साल 3 साल, चलो ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 और 18%, चलो ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करते थे? एनपीवी, आईआरआर, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब यहाँ पे एआरआर का बात कर रहा है। अगला पेबैक, अगला पीआई। तुम लोग को बस खाली देख के बताना है कौन से मेथड के हिसाब से कौन सा बेटर आया। पहले बताओ एनपीवी यहां पे 3700 है, यहां 4565। बताओ तुम लोग कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफर करेगा? जिसका एनपीवी कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? तो ज्यादा किसमें है? प्रोजेक्ट क्यू में। तो एनपीवी एट द रेट 12% के हिसाब से ये आ जाएगा रैंक 1, ये आ जाएगा रैंक 2। खाली रैंकिंग देना था, देख के एक बार का डर जाता। अगला एनपीवी एट द रेट 18% के हिसाब से इधर भी आया 325 रुपया, इधर भी आया 325। तो यहाँ पे कोई रैंक 1 रैंक 2 है या इनडिफरेंट है? इनडिफरेंट है, मतलब दोनों ही मेरे लिए रैंक 1 है, जो मन चाहे कर। अगला आईआरआर का मतलब कितना रिटर्न कमा रहे हैं। यहां पे कमा रहे हैं 45%, यहां कमा रहे हैं खाली 32%। बताओ रैंक क्या होगा? 1-2 होगा या 2-1 होगा? 1-2 या 2-1? जिसका रिटर्न ज्यादा है वो रैंक 1, दूसरा वाला रैंक 2। अगला बताओ एआरआर। इधर में 18% कमा रहे हैं, इधर में 25% कमा रहे हैं। तुम लोग बताओ यहां पे रैंक क्या बनेगा? 1-2 या 2-1? जिसका रिटर्न ज्यादा वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, रैंक 2-1। अब ढंग से बताना, ठीक है? पे बैक। इधर में 4 साल में पैसा आया, इधर में पैसा आने में लग गया 6 साल। 2-1 या 1-2? 1-2। लास्ट में है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यहां पे 1 रुपया लगा के 1.76 मिला, यहां पे 1 रुपया लगा के खाली 1.35 मिला। 2-1 या 1-2? 1-2। बस इतना सही लिखना था। और सोचो एक बार का तो आदमी डर जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या गया। डन। अब हम लोग करते हैं कुछ रुको, अब हम अपने हिसाब से करेगा। अब एक काम करते हैं, पहले करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से आप लोग को थोड़ा अकल लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो घबराइए मत, बहुत अकल दिया हुआ है हमारा। क्या जादू क्यों बन गई?
एसी बंद करें? हम जा रहे हैं परसों कश्मीर। सही बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर परसों जा रहे हैं हम। बाई रोड जाएगा तो कब पहुंचेगा? उड़ के? नहीं, वहां उतरने से पैदल ही चलेगा। वैष्णो देवी जाएंगे ना, पूरा चढ़ाई करेंगे, तुम लोग के लिए प्रे करेगा। और तुम तो मत ही जाना, तुमको इस एसी से ठंड लग रहा है तो वहां जाके तुम काम जाएगी। लाना है, मैं आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आऊंगा सीधा फ्रॉम वैष्णो देवी। अभी सबसे ज्यादा तो उसी की आवश्यकता है। आज अब चलो फटाफट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए लिमिटेड कंपनी कंसिडर कर रहा है इन्वेस्टिंग अ प्रोजेक्ट जहां पे कैश आउटफ्लो लगने वाला है 2 लाख रुपया। फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, बट बिफोर टैक्स, पर टैक्स माइनस नहीं हुआ, यानी ये अर्निंग बिफोर टैक्स का बात कर रहा है। मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स 5 साल में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो 2 लाख का 20% डेप्रिसिएशन है। और टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पहला लगाना है पे बैक, अगला एआरआर निकालना है ओरिजिनल पे, एआरआर निकालना है एवरेज पे, अगला डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है 10% पे, और अगला है एनपीवी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। क्या बोलना चाह रही है? एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों जुड़ के एनपीवी इंडेक्स हो गया। यानी मेरे को यहाँ पे जितना मेथड पड़े हैं सारा मेथड कैलकुलेट करना है। एक से नोट जॉब करिए। हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग बाजू में एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जहां पे ईबीटी से शुरू करेंगे। पहले माइनस करेंगे टैक्स तो ईएटी मिलेगा। ईएटी में वापस से क्या एड बैक करेंगे? डेप्रिसिएशन, तो कैश इन्फो मिलेगा। तो पहले एक काम करते हैं, तुम लोग फटाफट ईयर 1 2 3 4 5 का एक बार कैश इनफ्लो तक निकालना। ईबीटी दिया हुआ है, माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 50%। क्या मिल जाएगा? ईएटी। एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या मिल जाएगा? कैश इनफ्लो। तुम लोग एक बार ये वाला टेबल बनाओ, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ट्राई करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सीधा एसएलएम। चलो माइनस करते हैं टैक्स, 1 लाख का 50%, 1 लाख का 50%, 80,000 का 50%, 80,000 का 50%, 40,000 का 50%। मेरे को मिलेगा ईएटी। एक बार देखो तो तुम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाया क्या? देखो तो एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाया क्या? मेरा डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया हुआ है? 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ था मशीन का? 2 लाख। तो 2 लाख का 20% क्या आता है? 40,000। वो भी लगाना है एसएलएम, मतलब हर साल सेम। जाएगा 90,000, 90, 80, 80 एंड 60। बोलो आया ना यहां तक? तुम लोग ये नंबर्स कैलकुलेट कर पाए ना? अब मेरे को पहला कैलकुलेट करना है पे बैक। तो अब एक काम करें, एक बार हम लोग वो टेबल तुम लोग इधर तक कर लिया ना, तो हम आगे बढ़े, वो एनपीवी वाला टेबल बना ले एक बार। याद है एनपीवी वाले टेबल के अंदर में 5 कॉलम बनता था। पर्टिकुलर्स, पहले टाइम पीरियड लिखते हैं,
मेरा पीवी फैक्टर बताओ एट द रेट क्या है? बताओ पीवी फैक्टर एट द रेट क्या है? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में छुपा रखे। मेरा पीवी फैक्टर एट द रेट क्या है? 10%। आइदर बोलेगा डीआरआर, या बोलेगा पीवी फैक्टर, या बोलेगा थ्रेशोल्ड रेट, या बोलेगा हर्डल रेट, या बोलेगा कट ऑफ रेट, या बोलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अमाउंट रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू रुपीज। पहला लिखा है कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में। मेरा कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में कितना है? 2 लाख। मेरा कैश इनफ्लो 5 साल में आने वाला है 1 2 3 4 5। कितना आएगा? 90 90 80 80 60। सही है ना यहां तक? एक बार तुम लोग फटाफट ये टेबल बना लो पहले तो। मेरा पी फैक्टर आएगा टाइम पीरियड 0 में 1। और 10% क्या होता है? 10 बाय 100 यानी 0.1 में 1 जोड़ दे 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। और यहां पे ना हम लोग डेसिमल में नहीं राउंड ऑफ कर देंगे, तो 2 लाख इंटू 1 2 लाख। 90,000 इंटू 0.9091 81819। 90,000 इंटू 0.8264 80,000 इंटू 0.7513 80,000 इंटू 0.683 60,000 इंटू 0.6209। यह है कैश आउटफ्लो। मेरे को मिलेगा कैश इनफ्लो का समेशन 3 लाख। तुम लोग यहां तक आया ना? पहले इतना कहता कैलकुलेट कर लो, सारा मेथड निकल लो। आप पेबैक कर लो, डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर। हैप्पी? प्रश्न है 1, पर ये 1 नहीं 5 के बराबर। एक काम करें हम लोग, सबसे पहले एक बार कौन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहला निकालते हैं पेबैक। आप बताओ पेबैक पीरियड जब कैलकुलेट करते थे कौन से कॉलम को देखते थे? अमाउंट वाले कॉलम को देखते थे या प्रेजेंट वैल्यू को देखते थे? अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू वाले में हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक में देखते थे। तो पहले पेबैक पीरियड निकालो, 2 लाख गया कितने साल में वापस? हाँ, एक बार जरा देखो पेबैक कितना आया। शुरू में गया 2 लाख, पहला साल में 90 आया, अगला में 90 और आया, मिलाकर 180। तो 2 लाख में 180 आ गया, मतलब खाली 20,000 बचा ना, वो तीसरे साल में आ जाएगा। 20,000 चाहिए आउट ऑफ 80,000। चलो पेबैक निकाले, कितना आ जाएगा? 2 साल लग गया पूरा, तीसरा साल में चाहिए 20,000, पर आया है 80,000। 2.25 ईयर। तुम लोग का आया ना 2.25 ईयर? चलो मेरा पहला पार्ट पेबैक डन। सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एआरआर ऑन ओरिजिनल। तुम लोग तो जब एआरआर निकालते थे तो मेरा एआरआर का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कैश इनफ्लो था या एवरेज ईएटी था? एवरेज ईएटी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, और एक और क्या था? एवरेज ईएटी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, है ना? अब एवरेज ईएटी चाहिए, पर ध्यान दो ये तो सारा कैश इनफ्लोज है। ईएटी पर तुम लोग जस्ट कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था इनकम स्टेटमेंट में, सही है ना? एक बार सारे के सारे ईएटी का एवरेज निकाले, कितना आ जाएगा? 50 + 50 1 लाख,
प्लस 40 140 प्लस 40 180 180 प्लस 20 कितना होता है 2 लाख डिवाइड बाय 5 40,000 40,000 आ रहा है ना पर ये 80,000 बोल रही है ओ अच्छा तुम लोग कैश इनको ले लिया एवरेज ईएटी लेना है तो ईएटी वाले लाइन को देखना ठीक है ना मेरा एवरेज ईएटी आ जाएगा 40,000 चलो जरा लिखते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू में देखो कितना रुपया खर्चा किए थे 2 लाख परसेंटेज के लिए इंटू 100 एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ जाएगा ये 20% और दूसरा वाला में आएगा 40,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट तो देखो शुरू में तो 2 लाख रुपया गया अब मेरा 5 साल में देखो कुल मिलाकर डेप्रिशिएट कितना हो गया ये मशीन 40 40 40 40 40 यानी पूरा 2 लाख जय लास्ट में क्या बचा 0 तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या जाएगा 2 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 1 लाख कितना आ जाएगा ये 40% बोलो हो रहा है ना तो पार्ट ए हो गया पार्ट बी कर लिए ओरिजिनल वाले पे पार्ट सी कर लिए एवरेज वाले पे अगला निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक बताओ डिस्काउंटेड पेबैक के लिए हम लोग कैलकुलेशन में कौन सा कॉलम ले प्रेजेंट वैल्यू वाला लेंगे और ये अंकियों से नहीं निकल पाएगा इसके लिए कैलकुलेटर लगेगा अब 3 निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक एनपीवी और पीआई शुरू में गया 2 लाख अब लाइन बाय लाइन जोड़ते हुए चलेंगे 2 लाख कितने साल में आया पहला साल 81,819 प्लस सेकेंड ईयर 74,376 प्लस अब जैसे ही 60,000 कर देंगे ना देखो 2 लाख को पार हो जाएगा यानी 2 साल ही लगा है तो डिस्काउंटेड पेबैक में क्या लिखेंगे 2 साल और 2 साल में आया कितना था 156,195 पर टोटल में चाहिए 2 लाख तो 2 लाख में से 156,195 तो आ गया माइनस कर दो यानी तीसरा साल में क्या चाहिए 43,805 तीसरा साल में चाहिए 43,805 पर भाई तीसरा साल में आया कितना है 60,104 तो ये पता है कितना आ जाएगा 2.73 सही है ना लास्ट में एनपीवी और पीआई निकालना है वो तो बड़ा इजी है एक बी माइनस ए एक बी डिवाइडेड बाय ए कैलकुलेट कर लो एनपीवी और पीआई तो जैसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आ सकता है एकदम सारा मेथड टेस्ट हो जाएगा इसमें मेरा एनपीवी कितना आने वाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनको माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो 308,193 माइनस 2 लाख होता है 108,193 मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 308,193 डिवाइडेड बाय 2 लाख 1.5 सही है ना यहां तक आशा हो रहा है ये आशा कितनी सभ्य लड़की है वेरी डिसेंट आशा अच्छी लीजिए आती पहले बताओ यहां तक हो गया ना फिर आगे बढ़े नहीं बचा चलो अब आगे चले अब हम चाहेगा ना एक क्वेश्चन तुम लोग फटाफट करो ये वाला और ज्यादा नहीं खाली पेबैक एनपीवी पीआई निकालना है तो 3 लल्लू मेथड दिया क्या लिखा हुआ है पीकेजे लिमिटेड इज कंसीडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कोई बताएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या एक को एक्सेप्ट करेंगे दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा मान लो एक लड़का उसकी 2 गर्लफ्रेंड अब जब शादी करने का बारी आएगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा दोनों से तो कर नहीं पाएगा एक को एक्सेप्ट करेगा दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा दूसरे को एक्सेप्ट करो पहला रिजेक्ट हो जाएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर जब तक शादी का बात नहीं चल रहा है दोनों को चलाना है तब ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है ये भी एक प्रोजेक्ट है वो भी एक प्रोजेक्ट चले कितना बड़ी एग्जांपल था चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है बोथ रिक्वायर एन इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ ₹10,000 ईच दोनों में मेरा शुरू में कैश आउटफ्लो लगेगा 10,000
और जीवन दिया हुआ है 5 साल। कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, मतलब डीआरआर, और टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। द प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन। तो भैया 10,000 रुपया मशीन का वैल्यू, जीवन है 5 साल, यानी डेप्रिशिएशन कितना आ जाएगा? 2,000। आता है ना 10,000 बाय 5, 2,000। द नेट कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट एंड पीवी फैक्टर एट 10%। अरे वाह, पीवी फैक्टर निकाल कर दिया है, तब तो वो यूज कर लेना। अब पता है ये तुम लोग का ना स्टडी मैथ का क्वेश्चन है, पर ये लोग बेवकूफ है एज यूजुअल। ये लोग लिखा है कैश फ्लो बिफोर टैक्स, तो सुनने में क्या लग रहा है? ईबीटी, पर असली में जो नंबर है ना वो ईबीटी नहीं है, ये नंबर है ईबीडीटी। एक सेकंड, ईबीडीटी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो पहले बताओ क्या माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? ईबीटी माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? वापस से एड बैक करेंगे, क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो। तो एक प्रोजेक्ट 1 का निकालना है 500 साल का, एक प्रोजेक्ट 2 का निकालना है 500 साल का, यानी कुल मिलाकर 10 कॉलम है। ईबीडीटी से शुरू करेंगे, कैश इनफ्लो तक पहुंचेंगे, और एक बार कैश इनफ्लो आ गया ना, उसके बाद तो देखो टेबल बनाना आसान है। तुम लोग एक ही में 10 कॉलम बनाएगा, 2 अलग अलग करे? ये काम करते हैं ना, सुनो ना, प्रोजेक्ट 1 हो गया तो 2 तो अपने आप हो ही जाएगा, तो 1 को कर लेते हैं, 2 को छोड़ो ना, घर में बैठ के करते रहना। अरे छोड़ो ना, एक बार प्रोजेक्ट 1 ही कर लेते हैं ना, मेन तो लोगों को कंसेप्ट समझना है ना। तो एक बार खाली प्रोजेक्ट 1 को करते हैं, 2 गया भाड़ में। कहां गया? भाड़ में। टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4, 5। ओ अच्छा, तुम लोगों को तो वैल्यू देखना पड़ेगा ना। ईबीडीटी है 4,000, 4,000, 4,000। ओ, प्रोजेक्ट 2 कर लेते हैं। अरे प्रोजेक्ट 1 सभी 4,000 है, इसका क्या कैलकुलेशन करें? अरे तो हर साल सेम ही आ जाएगा, 2 कर लेते हैं, ठीक है। अरे सब में वैल्यू सेम है, क्या करेंगे करके? सब में सेम डेप्रिसिएशन, सेम टैक्स, सेम कैश इनफ्लो, मजा ही नहीं आएगा। मजा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वेश्चन नंबर क्या करेगा, लिखिए। हाँ अब मिल जाएगा, अब तो खत्म हो गया ना मेरा आज। और क्या भाई, सेशन खत्म हो तो पार्टी दो, रिवीजन खत्म हो तो पार्टी दो, टेस्ट खत्म हो तो पार्टी दो, ऐसे तो लूट जाएगा पार्टी में। मोस्ट वेलकम। क्या चीज का? चलो ठीक है, हम प्रोजेक्ट 2 कर रहे हैं। 6, 3, 2, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 5। मशीन का वैल्यू है 10,000, जीवन था 5 साल, डीआरआर है 10%, टैक्स है 50%, एसएल लगाना है। जो 4 ठो गोला मारा ना, उतना ही तुम लोग के लिए रेलेवेंट है। तुम लोग डेप्रिसिएशन देख लिया क्या? कितना आया? कितना आया? 2,000 आ गया। टैक्स रेट दिख गया 50%। अब ऊपर का माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 10,000 का मशीन का वैल्यू, आखिरी साल में स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 10,000 माइनस 0/5 होता है 2,000। ये मिल जाएगा ईबीटी। टैक्स रेट था 50%। ये मिल जाएगा ईएटी। वापस से एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्या मिल जाएगा? कैश इनफ्लो। सही है ना? कौन था करण? इतनी धार्मिक लड़की? बोलो तुम लोग का ये वाला टेबल बनाना,
अब एक काम करते हैं, वो एनपीवी वाला टेबल बनाते हैं. पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, सॉरी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पीवी फैक्टर अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू. कैश आउटफ्लो 10,000 था, सारा कैश इनफ्लो आया हुआ है और पीवी फैक्टर 10% यहां पे दिया है, उसी को यूज करेंगे. ठीक है ना? एक बार ट्राई करो टेबल बनाने का. टेबल बन गया. एनपीवी की अमाउंट कौन सा है? पी फैक्टर जो दिया रहेगा वही ले लेना. यहाँ पे 3 डेसिमल लिया है, 10%. पर्टिकुलर्स और टाइम पीरियड, मेरा पीवी फैक्टर था एट द रेट 10%, अमाउंट रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू रुपीज. शुरू में आया कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में कितना लग रहा था? 10,000. मेरा कैश इन्फो देखो आया हुआ है 4,000, 2,500, 2,000, 3,500 एंड 3,500. सही है ना यहां तक? मेरा पी फैक्टर दिया हुआ था टाइम पीरियड 0 में तो 1 रहता है. आगे क्या क्या दिया हुआ था? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. तुम लोग को 3 नंबर्स कैलकुलेट करना है, एनपीवी, पीआई एंड पे बैक. एनपीवी, पीआई एंड पे बैक 3 नंबर्स कैलकुलेट करना है. ₹1 अगर ऊपर नीचे है ना, लड़ने मत बढ़ जाना. ठीक है ना यहां तक? पहला निकालना एनपीवी, पीआई और पे बैक. पहले तुम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे? ठीक है, निकालना नहीं है. पहला हमारा आएगा एनपीवी बी माइनस ए, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. ये पता है कितना हो जाएगा? 1768. ठीक है ना? 2-3 रुपया ऊपर नीचे लड़ना मत. मेरा अगला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बी डिवाइडेड बाय ए, जाएगा 1.1768, तो 1.18 कर देते हैं. अगला कोई मेरे को पेबैक कैलकुलेट करके बताएगा? 3.428, 3.428. मेरा पेबैक के अंदर में पहला साल में आया 4,000, अगले साल में 2,500 और आया मिला के 6,500, प्लस 2,000 और आया मिला के 8,500, तो 10,000 में से 8,500 3 साल में आ गया. यानी फोर्थ ईयर के लिए क्या बचा? 10,000 माइनस 8,500, 1,500, पर आया कितना था? 3,500. थ्री पॉइंट फोर टू एट या 3.438, जो मन चाहे लिख दो. चलो डन, बोलो डन. अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा बुद्धि वाला है, और उसका अगला वाला तो बहुत बुद्धि वाला है. चले अब आगे, तैयार है ना? ये तो तुम लोग देख के थोड़ा डर जाएगा, कुछ देर बाद देखेंगे. ओ, ये वो वाला क्वेश्चन है क्या?
गजब का क्वेश्चन है, तुम लोग स्टडी मार्ट में एक क्वेश्चन जबरदस्त है। पहले एक ये वाला करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। बस खाली क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए फिर तो लॉलीपॉप। वो तो हर क्वेश्चन में यही होता है, बस समझना ही तो है। क्या लिखा हुआ है? राजेश लिमिटेड कंसिडर कर रहा है परचेज ऑफ ए डिलीवरी वैन। मान लो हम राजेश है, मेरे को क्या करना है, अब हमको जोमेटो बॉय बनना है। हम डिलीवरी वैन में ले जाके खाना को डिलीवर करेंगे। और मेरे पास ना दो चॉइस है। पहला पता है क्या है कि हम कंपनी क्या करें, कैन बाय अ यूज्ड वैन। यूज्ड वैन माने क्या? सेकेंड हैंड कार। और सेकेंड हैंड खरीद ले 20,000 रुपए में, और 4 साल बाद हम उसको बेच के 2500 रुपया मिल जाएगा नेट ऑफ टैक्स, सब माइनस कर कुरा के। आज के दिन 20,000 में खरीदेंगे, 4 साल बाद 2500 रुपया मिल जाएगा। और उस दिन हम उसको रिप्लेस करेगा एक और यूज्ड वैन के साथ जिसका खर्चा 30,000 लगेगा। यानी जीवन सेकेंड हैंड का ये मेरा। आज के दिन सेकेंड हैंड लेंगे 20,000 में, 4 साल बाद 30,000 का सेकेंड हैंड वैन आएगा, पर 2500 उस समय बेच के मिल जाएगा। तुम लोग क्या मेरे को एक बात बताएगा, देखिए बताएगा क्या? ये लाइन के अंदर में मेरा कैश आउटफ्लो 2 है अलग अलग टाइम पीरियड में। बोलो क्या? 20,000 का कैश आउटफ्लो कब है? टाइम पीरियड। कैश आउटफ्लो 1 में तो होता ही नहीं है, कैश आउटफ्लो हमेशा आज होता है। आज मैंने टाइम पीरियड 0, तो एक ऑप्शन है टाइम पीरियड 0 में 20,000 लगा। फिर 4 साल बाद 2500 रुपया मिल गया, पर उसी दिन 30,000 लग गया। तो कोई मेरे को बताएगा टाइम पीरियड 4 में मेरा नेट में खर्चा क्या लगेगा? टाइम पीरियड 4 में मेरा नेट में खर्चा क्या लगेगा? 30,000 का खर्चा लगेगा, 2500 मिलेगा, मतलब खर्चा क्या लगेगा? 27,500। तो पहला ऑप्शन ये है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म। यानी खाली कैश आउटफ्लो होगा टाइम पीरियड 0 टाइम पीरियड 4 में, इतना इतना पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऑप्शन का कैश कितना लगने वाला है वो आ गया। यानी यहाँ पे एनपीवी टेनपीवी नहीं आएगा, यहाँ पे खाली खर्चा का बात हो रहा है। अब अगला ऑप्शन क्या है? द कंपनी कैन बाय अ न्यू वैन फॉर ₹40,000। आज के दिन 40,000 खरीद ले। आजीवन दिया हुआ है 10 साल, और इसका सैलवेज वैल्यू होगा 5,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 साल बाद सीधा 5,000 मिलेगा। बताओ 10 साल बाद 5,000 मिलेगा, तो 10 साल बाद ये कैश आउटफ्लो बनेगा या इनफ्लो बनेगा? कैश इनफ्लो बनेगा 10 साल बाद 5,000। ठीक। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वैन्स अंडर बोथ द चॉइसेस आर सेम, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। बताओ कौन सा अच्छा? यानी एक ऑप्शन है जिसमें ये कैश आउटफ्लो आएगा, अगला ऑप्शन है जिसमें ये वाला कैश आउटफ्लो आएगा। दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कैश आउटफ्लो किसमें कम आया। जिसमें कम आया वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। था ना बड़ा अलग टाइप का यूनिक क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, दो छोटा छोटा टेबल बनेगा, एक में खाली कैश आउटफ्लो आएगा टाइम पीरियड 0 एंड 4 में, प्रेजेंट पीवी फैक्टर ढंग से लिखना और निकाल देना प्रेजेंट वैल्यू कितना। दूसरे वाले में कैश आउटफ्लो आएगा 40,000, कैश इनफ्लो आएगा 5,000। तो देखो आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम, निकालना नेट में कैश आउटफ्लो इसमें कितना है। यहां के कैश आउटफ्लो इसके साथ कंपेयर करना, जिसमें कैश आउटफ्लो कम आया वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। हम चाहेंगे एक बार आप लोग स्वयं कैलकुलेट करें, दो अलग अलग टेबल बना के। ऑप्शन 1 पहला टेबल, ऑप्शन 2 वाला टेबल। यदि कोई भी क्वेश्चन आए बस इसी तरीके से करने का है। बोलो कहीं पे अटको तुरंत पूछना। हम भी बनाए साथ में। फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर लेंगे, टाइम पीरियड 0 में तो चलो 1 होता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू आएगा, फिर कैश आउटफ्लो निकालेंगे। तो फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर ढंग से निकालना है। पीवी फैक्टर वैसे क्या है? एट द रेट हाँ, एक कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में है, पीवी फैक्टर 1। एक कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 4 में है,
तो टाइम पीरियड 4 का पी फैक्टर लिखना पड़ेगा ना, फिर ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। ना जीटी मत दबा देना, तो टाइम पीरियड 1 से 4 का एन्युटी फैक्टर बन जाएगा। जब 4 बार इक्वल टू दबाए, वो जो आया वो 4th ईयर का पी फैक्टर, बस खत्म। जीटी तो तब दबाते जब 1 2 3 4 चारों के अंदर में सेम अमाउंट आता, तो जीटी से मल्टीप्लाई करते। पर्टिकुलर्स टाइम पीरियड, मेरा पीवी फैक्टर है @10%, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। मेरा कैश आउटफ्लो आज के दिन ये यूज वैन लेगा 20,000 का, तो टाइम पीरियड 0 में 20,000 लग गया, और 4 साल बाद 2500 मिल जाएगा, पर उसी दिन 30,000 और लगेगा, तो मेरा 4 साल बाद नेट में खर्चा लगेगा 27,500। बस पहला ऑप्शन इतना सही था। मेरा पी फैक्टर क्या आएगा, टाइम पीरियड 0 में पी फैक्टर होता है 1। कोई मेरे को बताएगा ये तुम लोग क्या लिखा, 0.1.1 डिवाइड इक्वल टू की, ये आया पहला साल का, एक और इक्वल टू दूसरा साल का, एक और इक्वल टू तीसरा साल का, एक और इक्वल टू 4th ईयर का, ये आएगा 0.683। तो 20,000 इंटू 1 20,000, और ये आएगा 27,500 इंटू 0.683, 18783, ये आएगा 38,783। यानी मेरा पहला ऑप्शन में खर्चा लग रहा है इतना। अब एग्जैक्ट ये टेबल हम लोग बनाएंगे ऑप्शन 2 का, या तो हम बाजू बाजू में बना दिया, एग्जाम में अलग अलग बनाना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ठीक। यही सेम टेबल वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। कैश आउटफ्लो, मेरा कंपनी खरीदेगा नया वैन 40,000 का, तो सारा खर्चा होता है आज के दिन टाइम पीरियड 0 में। अब आगे बोलता है 10 साल जीवन है, और 10 साल बाद मेरे को मिलेगा 5,000, तो कैश इनफ्लो आएगा 10 साल बाद 5,000। टाइम पीरियड 0 में आ गया 1। कोई मेरे को बताओ 10 साल बाद का कैश, ये पीवी फैक्टर कितना आएगा, 0.3855 पक्का। 0.3855, देखना ये मेरा आया 0.3855, 40,000 इंटू 1 आया 40,000 कैश आउटफ्लो, और ये मेरा आने वाला है 5,000 इंटू 0.3855, 1927 लिखे या 8, हम 8 लिख रहे हैं। बताओ मेरा यहां पे हम क्या लिखे, 41928 करे या क्या करे, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, तो ऐड मत कर देना, माइनस करना, 38072। यानी मेरा यहां पे खर्चा लग रहा है 38783, यहां खर्चा लग रहा है 38072, यानी मेरा खर्चा कहां कम लग रहा है, इस ऑप्शन में। यानी भैया सेकेंड हैंड में मत पढ़ो, नया नया वाला गाड़ी खरीद लो। डन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस खाली एक बार ऐसे पहले किया हुआ होना चाहिए। कर करेक्ट करेक्ट करते, ठीक। अब सुनो, तुम लोग क्या एक बॉम्ब करेगा, एक बॉम्ब, मतलब हम कल देख के हैरान था, बोला भाई इस लेवल का क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, हमको तो मजा आ गया देखकर। क्या बोले, देख के डरावना लग रहा है, डरावना लग नहीं रहा है, डरावना है। चलो एक काम करें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद बसता है ओनली IRR। ये कैसा बात हुआ, हम इतना मैंने से पूरा बैठ बैठ के टाइप किया, तो इतना बड़ा एग्जाम से नहीं आ सकता, करना है ना, तो इररिलेवेंट चीज क्यों करेगा, एक सेकेंड।
नहीं, हमको ये करवाना है। एक से इंटरेस्टेड है ना? चलो, आदियो क्या लिखा हुआ है? राम लिमिटेड। याद कर लो, श्री राम को यही काम आएंगे इस क्वेश्चन में। राम लिमिटेड स्पेशलाइज करता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोवेल ट्रांजिस्टर। आई डोंट केयर। ये रिसेंटली एक नया टेक्नोलॉजी लेकर आया, न्यू रेडियो ट्रांजिस्टर केपेबल ऑफ बीइंग। ओके, ठीक है। अब जब नंबर आया, यहां से काम का बात शुरू होता है। यू नो कॉन्फिडेंट है ऑफ सेलिंग ऑल द 8000 यूनिट दैट दे वुड बी मेकिंग इन अ ईयर। यानी एक साल में बेचने वाला है 8000 यूनिट। यूनिट दिया हुआ है 8000। द कैपिटल इक्विपमेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड विल कॉस्ट रुपीज 25 लाख। मशीन खरीदना है 25 लाख का, यानी पता है ये क्या दिया हुआ है? कैश आउटफ्लो विदाउट टाइम पीरियड कौन सा? 0। जीवन दिया हुआ है खाली 4 साल का, और बोलता है कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं आएगा। हैप्पी? ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 years प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर प्लान्ड एज अंडर। चारों साल में कुछ प्रमोशनल एक्सपेंस लगेगा। कितना लगेगा? एडवर्टीजमेंट एंड अदर्स 1,50,000 मिला के 1,50,000, 75 मिला के 1,50,000, 60-90 मिला के 1,50,000, 30-20 मिला के 1,50,000, यानी फालतू में 4 कॉलम बनाया, खर्चा तो सब में 1,50,000 है। लाइफ सिंपल। अब आगे बोलते हैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग लगेगा 250 रुपया पर यूनिट। तो अगर 8000 यूनिट बनाकर बेचते हैं, खर्चा क्या लगेगा? 8000 इंटू 250, जो मेरे हिसाब से आने वाला है 20 लाख रुपया। वेरी इजी। अब आगे बोलते हैं एडिशनल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लगने वाला है 75,000 पर ईयर। तो एक और खर्चा 75,000। तो बताए खर्चा क्या क्या आया? एक था ये, अगला था ये, तीसरा आया ये। वेरी इजी। कंपनी का प्रॉफिट गोल है जिसके द्वारा ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न 15% चाहता है, डीआरआर। आफ्टर टैक्सेस मेरा इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। एक और खर्चा। मेरे को एसएलएम लगाना है, डेप्रिसिएशन मेथड। एक और खर्चा। क्वेश्चन खत्म। इजी तो क्वेश्चन था। लोचा ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिससे हम लोग इनकम स्टेटमेंट का शुरुआत करते हैं, वही तो नहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट कैलकुलेट करने बोल दिया कि कैलकुलेट करके बताओ मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा जिसके द्वारा हम 15% कमा सकते हैं। अब झमेला ये है कि अब हम लोग क्या करें। कैश आउटफ्लो तो 25 लाख दे दिया, बहुत अच्छा बात है। जब रेवेन्यू कैश इनपुट बनाएंगे तो पहला होना चाहिए सेल वैल्यू। यूनिट दिया हुआ था, अगर सेलिंग प्राइस देता तो फटाक से सेल वैल्यू आता। माइनस करते ये वाला कॉस्ट पहला, अगला दूसरा कॉस्ट, तीसरा ये वाला कॉस्ट, फोर्थ डेप्रिसिएशन ईबीटी आता, माइनस टैक्स ईएटी आता, एडबैक डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो आता। ये काम तो तब करते जब सेलिंग प्राइस देता, वही तो निकालने बोल दिया। यानी जीवन में हम लोग अटक गए। और बताओ जैसे ही जीवन में अटके क्या करना है? एक्स को याद करना है, सेलिंग प्राइस को क्या मानेंगे? एक्स। कैपिटल बजटिंग में भी ये लोग एक्स को लेकर आ गया। मतलब जब हमें कोई क्वेश्चन देखा ना, मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया सीएम इंस्टीट्यूट की। हमारा अगर इंस्टीट्यूट है तो ये है। हाँ, स्टडी मैट का क्वेश्चन नए नए जब तुम लोग आया था ना, एकदम लास्ट वाले एडिशन में डाल दिया। मजा आ गया क्वेश्चन देख के। चलो वे काम करते हैं। सबसे पहले मेरे को कैश इन्फो वाला टेबल बनाना है। सेलिंग प्राइस को क्या माना हुआ है? एक्स। हम बाजू में बनाते हैं रेवेन्यू कैश इन्फो में क्या आएगा। सेल से शुरू करना, माइनस करना है 5 चीज। पहला 1,50,000, अगला 250 पर यूनिट, अगला फिक्स कॉस्ट, अगला डेप्रिसिएशन, अगला टैक्स। फटाफट कैलकुलेट करना। ट्राई करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। चारों साल में सेम ही है ना, तो जो वैल्यू आया वो वैल्यू चारों के अंदर में सेम हो जाएगा। नहीं, 4 का जरूरत नहीं है, सब में वैल्यू तो सेम ही है ना। अलग अलग वैल्यू होता तो हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं। जब हर एक के अंदर में सेम ही वैल्यू आने वाला है तो 4 कॉलम क्यों बनाए? रेवेन्यू कैश इनको लिखते हैं। सबसे पहले यूनिट्स कितना है? 8,000। पहला होना चाहिए सेल वैल्यू। सेलिंग प्राइस दिया हुआ नहीं है, वही तो निकालना है। खाना मैम एक और कुछ बोल दो। यहां तक समझ में आया क्या करना है? सेलिंग प्राइस को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो यह 8,000 यूनिट को बेच के क्या मिलेगा? 8,000 एक्स। तुम लोग ये बात समझा? एकदम लाइन बाय लाइन आराम से समझते हुए चलो। ये बात समझा? माइनस करना है बहुत सारा कॉस्ट। पहला कॉस्ट क्या है? एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्सपेंस।
1,50,000 है चारों साल, तो 1,50,000 ही है। ये ईयर 1 से 4 एक साथ, यानी यही सब वैल्यू 1 में आएगा, यही सेम 2 में आएगा, यही 3 में आएगा, यही 4 में आएगा, तो एक साल में 1,50,000 लगा। अगला माइनस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग। एक बार कैलकुलेट करके बताएगा। 250 रुपया पर यूनिट, एक यूनिट का 250, तो 8,000 यूनिट का क्या आएगा, 8,000 इंटू 250, 8,000 इंटू 250 कितना होता है, 20 लाख। वाओ। मेरा अगला खर्चा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 75,000 पर ईयर, माइनस करते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 75,000 कर दिया माइनस। अब एक माइनस करना है टैक्स, एक माइनस करना है डेप्रिसिएशन। बताओ पहले माइनस क्या होगा। पहले माइनस होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में एसएलएम लगाना है, एसएलएम लगाओ तो जरा। मशीन का वैल्यू है 25 लाख, जीवन है 4 साल, 25 लाख डिवाइडेड बाय 4 होता है मेरे हिसाब से 6,25,000। ये मेरे को मिल गया ईबीटी। एक बार कैलकुलेट करो ईबीटी कितना आएगा। $8,000 एक्स माइनस ये चारों साल का मिलाकर, सॉरी चारों कॉस्ट मिलाकर, आई थिंक 28,50,000, 28,50,000 आ रहा है ना। इतना पोर्शन आया मेरा ईबीटी, माइनस करना है टैक्स तो मेरे को मिलेगा ईएटी। अब यहां पे ना सीधा ईएटी निकाल लो, देखिए तुम लोग ईएटी डायरेक्टली निकाल पाएगा क्या। टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, तो एक बात बताओ, अगर इसका वैल्यू 100 है तो टैक्स रहेगा 40, इसका वैल्यू अगर 100 है तो टैक्स रहेगा 40, मतलब बताओ ये कितना परसेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60%। तो एक काम करते हैं सीधा इसका 60% लिख देते हैं। इसका सीधा 60% निकालो कितना आएगा। 8,000 एक्स का 60% होता है 4,800 एक्स, माइनस 28,50,000 का 60% होता है 17,10,000। यह है ईएटी। तो ईएटी में वापस से क्या एड बैक करे। मेरा डिप्रिसिएशन कितना था 6,25,000, मेरे को सीधा क्या मिलेगा कैश इनपुट, यानी ये प्लस ये, तो 4,800 एक्स माइनस 17,10,000 में प्लस करना है 6,25,000, तो बताओ कितना आ जाएगा ये, माइनस 17,10,000 में प्लस करना है 6,25,000, 10 लाख 60,000, 1085 आएगा ना। 17, 10 और 6,25,000 कितना आया, कोतो आइले कितना बोला वापस बताओ, माइनस 10,85,000। यानी टाइम पीरियड 1 में भी ये आया, टाइम पीरियड 2 में भी आया, टाइम पीरियड 3 में भी आया, टाइम पीरियड 4 में भी आया। यानी चारों साल मेरा कैश इनफ्लो सेम आया। तो बताए मल्टीप्लाई करने के समय पीवी फैक्टर का जरूरत नहीं है, पीवी फैक्टर का समेशन एन्युटी फैक्टर से भी काम चल जाएगा। और देखो तो मेरा एन्युटी फैक्टर लास्ट में दिया हुआ था, मेरा एन्युटी फैक्टर कितना दिया हुआ है 4 साल का मिला के 3.007 में। तो अब एक काम करें जरा वो एनपीवी वाला टेबल बनाए। वैसे इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था क्या, जितना हम हाइप क्रिएट कर दिया कि रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, पीवी फैक्टर था @15%, अमाउंट रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू रुपीज। पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में आ रहा है, कितना था 25 लाख, यानी पी फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख। अब देखो कैश इनफ्लो में हम लोग क्या करते हैं, चारों साल में ये वैल्यू आ रहा है, तो एक ऑप्शन क्या था, टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 के अंदर में सेम वैल्यू लिखे, फिर अपने अपने पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। उससे बेटर हम क्या किया,
उससे बेटर हम क्या किया, टाइम पीरियड 1 से 4 एक साथ लिख दिया। सब में तो सेम ही आएगा, 4800x माइनस 1085। ठीक, अब जब 1 से 4 एक साथ लिखा तो 1 2 3 4 का जो पीवी फैक्टर है एक साथ जोड़ के लिखना पड़ेगा, उसी को तो बोलते हैं एन्युटी फैक्टर, जो देखो यहां पर दे दिया था, कितना दिया, 3.007 में। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को तुरंत मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कितना आएगा, 4800x इंटू 3.0079, ये कितना आएगा, 1437.92x माइनस करेंगे 10,85,000 इंटू इतना, तीन 26 3571, सही है। यह है पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, यह है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। अब एनपीवी के बारे में कुछ दिया नहीं है, पर क्या बोलता है, वो सेलिंग प्राइस निकालो जब ये एग्जैक्ट डीआरआर कमाए। तो एक बात बताओ, जब एग्जैक्ट डीआरआर कमाना है तो एग्जैक्ट 15% कब कमाएगा, जब एनपीवी का वैल्यू कितना आएगा, एनपीवी का वैल्यू कितना आएगा, 0, यानी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो इक्वेशन, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो, क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू। क्या लाजवाब क्वेश्चन। 14437.92x माइनस 3263571 इज इक्वल टू 25 लाख। 14437.92x इज इक्वल टू 5763571। एक बार कोई एक्स का वैल्यू बताएगा, 399.19 या 20, या मान सकते हैं 400 रुपया। मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 400 रुपया। डन। ये था जबरदस्त वाला क्वेश्चन। तो देखो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक जहां पे 4-5 मेथड बोल देगा, अगला थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसा ये हम लोग अभी किए। डन, बस खत्म। अब एक आईआरआर मेथड बताना है एंड दैट्स इट। वैसे देखो तुम लोग का आईआरआर एग्जाम में आज तक आया तो नहीं है, बताए क्या नहीं बताए, बता दे। हाँ, आईआरआर बता देते, चलो ठीक है। 1 मिनट यहां तक हो गया। बोलो चले। सुजीत क्या कर रहा है, ताजमहल बना रहा है क्या, अरे वाह क्या बात है। तुम लोग मेरे को सब नंबर सही बताया ना, तुम लोग के भरोसे में लिखते चला पूरा का पूरा, सही है नहीं पक्का, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं आईआरआर। देखो हमारा आईआरआर क्या है, ये आईआरआर खाली क्यों पड़ा है, बाकी समय में इतना कुछ लिख लिख के लाता था। क्या सुनो, आईआरआर का मतलब क्या होता है, एक इन्वेस्टर एक्चुअली में कितना अर्न किया। आईआरआर का मतलब एक इन्वेस्टर एक्चुअल में कितना अर्न किया। क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टर एक्चुअल में कितना अर्न किया, वो कैसे पता चलेगा, वो रेट जिस रेट पे एनपीवी का वैल्यू 0 हो जाए, एग्जैक्ट उतना ही तो रेट कमाया है, उसी रेट को क्या बोलते हैं, आईआरआर। यानी मेरा आईआरआर क्या है, वो रेट जो एक इन्वेस्टर एक्चुअली अर्न करता है, इन्वेस्टर एक्चुअली अर्न करता है। और ये रेट आता कब है, वो रेट जिस रेट पे एनपीवी का वैल्यू 0 हो जाए, इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आईआरआर। कोई मेरे को एक बात बताओ, एनपीवी का वैल्यू 0 कब होगा, जब डैश इज इक्वल टू डैश होगा, जब पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो होगा। ठीक, जनरली एग्जाम में क्या दिया रहेगा, कैश आउटफ्लो दे देगा, कैश इनफ्लो का 5-6 नंबर दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट आईआरआर, यानी डीआरआर नहीं देगा, बोलेगा तुम भाई वो रेट निकाल जिस रेट पे एनपीवी 0 होगा। तो यहां पर मेरे को गेस वर्क करना पड़ता है, गेस वर्क करना। और बेस्ट पार्ट है, तुम लोग के एग्जाम में फॉर्चुनेटली गेस वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ता, तुम लोग एग्जाम में बता देता है कि ये 2-3 रेट को यूज करके निकाल लो, तो जब बता देगा तो लाइफ का झमेला खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है ऐसा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कैसे,
ये हम तुम लोग को बताता है। चलो एक काम करो ना, तुम लोग मेरे साथ साथ करते हुए चलना। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बोल के करते हैं। मान लो कैश आउटफ्लो है टाइम पीरियड 0 में 1,36,000। कैश इनफ्लो है टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 में 30 40 60 30 20। 30 40 60 30 एंड 20। ठीक। तुम लोग को कैलकुलेट करना है आईआरआर। तुम लोग को कैलकुलेट करना है आईआरआर यूजिंग, बस 1 मिनट मेरे को एक टाइम देना, थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मेरे को ना एक भयानक वाला मेंटल मैथ लगाना है। टाइम देगा मेरे को? Oh wait. Calculate IRR using 10% and 11% as base. Calculate IRR using 10% and 11% as base. ठीक। एक काम करना, जैसा एनपीवी का टेबल बनाते हैं वैसा बनाएंगे, पर पीवी फैक्टर में एट द रेट खाली 10 मत लिखना। पीवी फैक्टर में 2 कॉलम रखना, एट द रेट 10 एट द रेट 11। अमाउंट तो सब में यही रहेगा, पर प्रेजेंट वैल्यू में भी 2 आएगा, एक 10% एक 11%। तुम लोग वहां तक पहुंचो। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितना कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आया है, बोलते हैं मजेदार है होते बेकार है। हमको तो आयरन निकालना एकदम गंदा लगता है। इसके पहले तक हमको अच्छा लगता है, बाकी जब होता तो बेटा गेस करो क्या करे। 10। तुम लोग ये नंबर्स नोट कर लिया ना? चलिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स टाइम पीरियड। मेरा पीवी फैक्टर में लेते हैं 2, एक एट द रेट 10%, एक एट द रेट 11%। अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू में भी लेंगे 2, एक लेंगे 10%, एक लेंगे 11%। कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में है 1,36,000। कितना था? 30 40 60 30 20। 30 40 60 30 एंड 20। एक बार ना तुम लोग खाली 10% वाला में कैलकुलेट करना एनपीवी कितना है। एक बार ओनली 10% वाले में कैलकुलेट करना एनपीवी कितना है। किएगा 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209। एक बार कैलकुलेट करना हमारा 10% के अंदर में एनपीवी का वैल्यू क्या आता है, और भगवान से प्रे करना है भगवान 0 दे दे, कि जिस रेट में एनपीवी 0 आ गया एग्जैक्ट वही रेट कमाए हैं, वही आईआरआर बन जाएगा। क्या लगता है भगवान सुनेगा तुम लोग का? तुम लोग इतना पापी है ना? ओ माय गॉड, 2315 आ गया। यानी मेरा 10% में एनपीवी 0 नहीं बना, यानी 10 से ज्यादा कमाए हैं, तो हमारा अगला गेस था 11%। चलो 11% पे कैलकुलेट कर रहा। अब भगवान से प्रे करना है भगवान 0 दे दे। देखिए भगवान तुम लोग का सुनता है क्या?
ये कितना आएगा 138315। मेरा एनपीवी आया पॉजिटिव, यानी 10% में भी एनपीवी पॉजिटिव आया, इसका मतलब 10% में भी 10% से हम लोग ज्यादा कमाए, और अगर 10 से ज्यादा कमाए तो अगला 11% पे कैलकुलेट करेंगे। भगवान अब भी नहीं सुना, क्या आया इस बार एनपीवी? नेगेटिव आया। एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आया, पर भगवान जीरो नहीं दे रहे हैं क्योंकि तुम पापी हो। 11% बनाए 11/100.11 में 1 जोड़ दे 1.11 डिवाइड डिवाइड इक्वल टू पहले वाले में 0.9009 0.8116 ठीक है यहां तक। एक बार जरा कैलकुलेट करें कितना आएगा 1,36,000 27027 32464 43872 19 134। आप बताओ तो इसमें एनपीवी कितना आया? नेगेटिव 1006। ठीक, पर ध्यान देना मेरे को यहां पे वो रेट चाहिए था जब एनपीवी मेरा आ जाए 0। कुछ याद है यहां पे हम लोग इंटरपोलेशन लगाते थे। मेरे को यहां पे वो रेट निकालना है जिसको माने x, जब मेरा एनपीवी का वैल्यू क्या चाहिए 0। कुछ याद आ रहा है ऐसा करते थे। यानी देखो मेरा यहां पर कैसे लगाएंगे इंटरपोलेशन, 10% में एनपीवी था 2315। ठीक, मेरा 11% में एनपीवी था -1006। मेरे को वो रेट निकालना है जब एनपीवी का वैल्यू क्या होगा 0। यहां पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इंटरपोलेशन। तुम लोग यहां तक निकल गया ना। क्वेश्चन उठता है इंटरपोलेशन कैसे लगाएंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। चलो यहां लिखे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 2315। दोनों तरफ करेंगे डिवाइड डिवाइड, क्या आएगा 11 माइनस 10, और यहां पे आएगा -1006 माइनस 2315। ठीक, जरा एक इसको सॉल्व करना और देखना मेरा x का वैल्यू कितना आएगा। x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 तो x माइनस 10 ही होता है, जाएगा -2315 डिवाइडेड बाय माइनस, नीचे कितना आएगा 3321। x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस गया, कितना बचेगा 0.697 यानी 0.7। तो बताए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.69 या 10.7%। चलो डन। यानी आईआरआर का कोई भी क्वेश्चन आए, हम लोग सबसे पहले एक रेट पे एनपीवी निकालेंगे और भगवान से प्रे करेंगे 0 दे दो, पर भगवान नहीं सुनेगा तुम लोग, वो है। अब सिंस मेरा एनपीवी पॉजिटिव आया, मतलब 10 से ज्यादा कमाए तो अगला 11 पे कैलकुलेट किए, तो एक में आया पॉजिटिव एक में आया नेगेटिव, मेरे को वो वैल्यू निकालना है जब 0 चाहिए, हम लोग क्या लगा देंगे इंटरपोलेशन। चलो डन। तो हम लोग सारा का सारा कैपिटल बेटिंग का कंसेप्ट को रिवाइज किए। ऑब्वियसली सारा क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं था, पर कंसेप्ट हम लोग सारा कर लिए। चलो बस इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का रिवीजन भी होता है खत्म, और फाइनली हम लोग का पूरा एफएम का सिलेबस का रिवीजन होता है खत्म। चलो डन।